हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीट यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस अक्रॉस द इंडिया, या फिर आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, डिफरेंट स्टेट्स के पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर आपका जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाए। और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट नॉर्मल स्टूडेंट्स का वही हो जाता है और वहीं पे जाकर के वो मात खा जाते हैं। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड्स, मैं और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि आप सबके लिए एक सीरीज़ बना दें कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट के ऊपर, जिससे आपको ये आसानी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को टैकल करना, उनको देखना और समझना कि कैसे उनको उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके उनको कैसे हम लोग आंसर करते हैं। और अगर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, तो उसको कैसे हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो एक सीरीज़ होगा, मुझे लगता है कि 500 क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में, और मैं 100 के आसपास जो है क्वेश्चंस एक वीडियो में, एक सीरीज़ में डालूँगा। तो ये एक सीरीज़ है, उसमें 5 वीडियोज़ होंगे आपके। तो ये पहला वीडियो है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी जो इसके बाद के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे। और ये अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले सीरीज़ को, जो कि मुझे लगता है कि 5 या 6 वीडियोज़ होंगे, अगर आप उसको देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में, बीट आईएएस, आईपीएस, डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशंस और जुडिशियल एग्जामिनेशंस, और भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका आंसर होगा आर्टिकल 1। हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट अ कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और ये कहाँ पे गिवन है? आर्टिकल 1 में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। आर्टिकल जो 1 है हमारा, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 7th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। हमारे इंडिया में कौन से अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो न्यू स्टेट को बना सकती है, या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे उनके जुरिस्डिक्शन को, उनके जोग्राफिकल एरिया को अल्टर करना या फिर उनको चेंज करना, ये किसके पास पावर है? तो इसका आंसर होगा सी, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो कह रहा है, फॉरेन टेरिटरीज विच ऑन एक्विजिशन वुड बिकम पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बाई लॉ बी एडमिटेड इनटू द यूनियन। ये हमसे कहा गया कि फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी एक्विजिशन है वो इंडियन टेरिटरी के क्लॉज आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सी में दिया गया है, और वो कौन से आर्टिकल में आएगा? तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये हमसे कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके बाउंड्रीज़ को अल्टर करना, उनके नाम को चेंज करना, या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको डील करने का कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंटर स्टेट एडजस्टमेंट्स एंड डज नॉट अप्लाई टू सेशन ऑफ टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। इसका आंसर होगा बी, क्लॉज सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 4।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 4। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनेबल्स द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर होगा डी, सोशलिस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में वर्ड्स जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर। तो उसमें सोशलिस्ट जो वर्ड है उसके जो एक तरह से कोर आइडियाज़ को अगर देखें तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइजेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड मैटर है अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के, तो वो सोशलिस्ट वर्ड के एम्बिट में आता है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 11 जो कहा गया है वो कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपहेल्ड सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो 1976 में जोड़ा गया है बाय 42nd अमेंडमेंट। तो उसमें प्रीएम्बल में ये जोड़ा गया है। ये ओरिजिनल अमेंडमेंट, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में ये नहीं था। तो ये हमसे कहा गया कि कौन से कीज़ को अपहेल्ड करके सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, ये कोर्ट द्वारा ये कहा गया। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर होगा जैसे कि आप अगर ऑप्शन देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर, और डी है ऑल आर करेक्ट। अगर आप देखें तो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये चारों चीज़ें आती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है टू द लेजिस्लेचर। जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द Council of Ministers. So Council of Ministers are responsible to the PM as well as the people of the country. तो यहाँ पे आंसर अगर देखें तो ये डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एम्फसाइज द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप प्रियम्बल को देखें खोल के तो उसमें दिया गया है, फर्स्ट वर्ड ही यूज़ किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सोर्स जो है हमारा, पावर का सोर्स जो है वो पीपल ऑफ इंडिया ही होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर हो पीपल ऑफ इंडिया ही होता है। जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं वही होते हैं, उन्हीं से सारा पावर जो है डेरिवेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है द कैटेगरी ऑफ टेरिटरी इन पार्ट डी वॉज रिप्लेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है, ये बाय मिस्टेक आया है। ये जम्मू एंड कश्मीर था पहले, बट आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 ये ख़त्म हो गया है ना, और जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ यूटी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसका आंसर होगा आपको सी, सिक्किम। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अ पर्सन एज इंडियन सिटीजन हु इज बोर्न एज वेल एज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 5A।
फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, in which of the articles of Indian Constitution this provision has been given? तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 6। फिर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19, द माइग्रेशन रेफर्ड टू इन आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू माइग्रेशन बिटवीन 1947 and dash and does not extend to migration after the date which will governed by the Citizenship Act 1950। तो इसका आंसर होगा हमें ए, 26 जनवरी 1950। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है, पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स इज द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमसे इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 9। फिर हमसे 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, इफ़ एन इंडियन हैड वॉलेंटरली माइग्रेट टू अ फॉरेन स्टेट आफ्टर 26 January 1950 he will lose his Indian citizenship under the provisions of the dash। तो इसका आंसर होगा सी, सिटीजनशिप एक्ट। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है, द पावर टू इनैक्ट अ लॉ relating to citizenship of India is left to dash under the provisions of article 11 of the Indian Constitution। तो इसका आंसर होगा डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज है वो बना सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द सिटीजनशिप। इसका आंसर होगा बी, पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है वो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी कानून हैं, वो उनको पार्ट 2 में दिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सेस टू जस्टिस इज अ डैश। तो इसका आंसर होगा ए, ह्यूमन राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 25, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन पार्ट 3 द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India, in which of the following articles of Indian Constitution is the definition given। तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 12। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स लॉज इन फोर्स। तो इसका आंसर होगा बी, लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। लॉज इन फोर्स अगर आप देखें तो जो भी लॉज बनाए जाते हैं अगर कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अगर नहीं बनाए गए होंगे तो फिर वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वही कंपिटेंट अथॉरिटी है, या फिर जो कि अदर अथॉरिटीज़ है, दो जो डिराइव पावर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, तो उनके पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं और उसी को फिर इन्फोर्स भी कराया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कह रहा है, अ लॉ में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। फिर इसमें कहा गया इसका आंसर जो है वो होगा डी, ऑल ऑफ देम। अगर आप इसको ऑप्शंस को देखें तो कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट स्पेसिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्पोज लिमिटेशंस अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, फिर कहा गया लेजिस्लेटिंग ऑन अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट असाइंड टू द रेलेवेंट लेजिस्लेचर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मेड बाय द 7th शेड्यूल, एंड डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द क्वेश्चन वेदर अ फंडामेंटल राइट कैन बी वेब्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे फंडामेंटल राइट को वेब ऑफ किया जा सकता है कि नहीं, उसको छीना जा सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा
कैन बी, सॉरी ये मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द क्वेश्चन वेदर अ फंडामेंटल राइट कैन बी वेव्ड। ये कौन डिसाइड करेगा कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कौन डिसाइड करेगा, कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है? तो इसका आंसर होगा अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप सब ने देखा भी होगा कि हमारे गोलकनाथ केस में या फिर गोलकनाथ केस में ये कहा गया था कि जो अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि उसको अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, फिर उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर केशवानंद भारती केस है जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट इज़ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें प्रियम्बल भी ऐड किया गया है। तो इसके लिए प्रियम्बल में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको वेव ऑफ करना या नहीं करना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है सुप्रीम कोर्ट उसके पास ये पावर है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह कह रहा है राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 14। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैरक्ट को देखें या आर्टिकल 14 देखें तो उसमें क्लियरली ये जो वर्ड है, ये जो हेडिंग है वही आपको दिखेगा, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। अगर आप इसको देखें तो जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ इसके ऑप्शंस को। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द स्टेट द पावर ऑफ क्लासिफाइंग पर्सन्स फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस। Every classification is in some degree likely to produce some inequality and mere production of inequality is not enough. फिर if a law deals equally with members of a well-defined class, it is not obnoxious and it is not open to charge of a denial of equal protection on the ground that it is not applicable to other persons. तो इसमें जो हो जाएगा वो इक्वल प्रोटेक्शन का जो लिमिटेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन है, उसको जो है वो कंसिडर ये करता है 1, 2 एंड 3। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कह रहा है इन लेजिस्लेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इट इज़ नॉट एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन टू एग्जेम्प्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। अगर आप सब ऑप्शंस को देखें, कोऑपरेटिव एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग बीन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years, एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर द एम्प्लॉयज़ आर ऑलरेडी इंजॉइंग बेनिफिट्स नॉट लेस फेवरेबल दैन दोज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ क्लियरली फॉर्म्स part of the basic structure of the constitution and cannot be abrogated। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो है वो तीनों ही एक साथ ही रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं ना। तो इनको कभी भी रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी का एक तरह से पार्ट कहा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि हमेशा साथ रहते हैं। और किसी भी हमारे इंडियन सिटीजन जो हमारे कंट्री के सिटीजन हैं उनके लिए हमेशा अवेल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स प्रोवाइड that even during emergencies the enforcement of the rights under article 20 and 21 of the Indian Constitution cannot be suspended। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो हमारे इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये किस अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप गेस करें तो इसका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रायर टू 1976 वी कुड हैव लॉस्ट द राइट टू लाइफ, दैट इज़ आर्टिकल 21। हमारे 1976 के पहले
एक बहुत ही बड़ा ये ब्लंडर था, या आप जो भी बोल लें, कि उस टाइम में राइट ऑफ इक्वालिटी को भी सस्पेंड कर दिया जाता था. बट नाउ वी आर मच मोर सेफर than the prior to 1947, because the right to life, that is article 21, cannot be suspended during the emergency right now. अगर आज इमरजेंसी लगती है तो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उसको कभी भी ख़त्म, उसको हटाया नहीं जा सकता. आपके जीने का अधिकार को कोई छीन नहीं सकता इमरजेंसी के दौरान भी. फिर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, वह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट. तो इसका आंसर होगा, अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा ए, बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन को अगर आप देखें, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्टेंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी विच इज जनरली स्टेटेड इन आर्टिकल 14. फिर वाइल आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली. तो ये दोनों ही सही है. तो इसमें जो हो जाएगा आपका 34 में हो जाएगा बोथ आर करेक्ट. फिर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 35 को, तो इन द एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच क्लासेस आर बैकवर्ड इज लेफ्ट टू द डैश इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका हो जाएगा लेफ्ट टू द स्टेट, है ना, लेफ्ट टू द स्टेट हो जाएगा इसका आंसर. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 36, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स कंस्टिट्यूट अ प्रोटेक्टेड क्लास अपार्ट फ्रॉम एनी कंडीशन ऑफ बैकवर्डनेस एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4. द गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड to do everything for the upliftment of members of these castes and tribes which include or includes. इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम. अगर ऑप्शंस को आप देखें, रिजर्वेशन फॉर देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लोअरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जॉब्स, टू एवेन्यूज फॉर प्रमोशन इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल. तो ये सारी जो कंडीशंस है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको इन्विसाज किया गया है और ये होता है. तो ये ऑल ऑफ देम होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम होगा. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसको देखें, अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to dash. तो इसका अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट. ऑप्शंस को अगर आप देखें, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. सेकेंड है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग हट्स, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public. तो ये जो है सबके लिए एक्सेस किया गया है, इसमें कहीं भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इसमें जो हो जाएगा आपका 37 का आंसर वो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट. फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट. तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट ही हो जाएगा, है ना, बिकॉज 37 में बोथ आर करेक्ट ही था. तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन. फिर आपको 39 अगर आप देखें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डैश, हेंस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल फॉर अ स्टेट टू प्रिस्क्राइब दैट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट वुड बी इंटाइटल्ड टू कंसेशंस in the matter of fees in a state medical college or to prescribe that admission to a university shall be restricted to persons resident in a particular area in the state. तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें बी हो जाएगा, रेसिडेंस, ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस. अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या किसी एरिया के स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ भी क्राइटेरिया डिसाइड होता है तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस. फिर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 वो कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स आर मेंशन टू गैदर विद द बैकवर्ड क्लासेस. तो अगर इसका हम ऑप्शन देखें तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 15 क्लॉज 4.
फिर हमारा 41 क्वेश्चन है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। इसमें अगर हम देखें कि आर्टिकल 16 के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं इसमें, तो अगर आप ठीक से देखो तो बी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। जैसे कि अगर ऑप्शंस को आप पढ़ें, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा बी, बोथ आर करेक्ट। 42 जो है वो कह रहा है द स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक विच टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशंस। तो 42 में अगर आप देखें तो सी जो हो जाएगा वो वर्टिकल भी हो जाएगा, हॉरिजेंटल भी हो जाएगा। किसी अगले वीडियो में या नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है उस पर भी एक वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट आपका 43 वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है उसके बारे में। तो 43 का जगह अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 16। फिर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्विसेज इज आर इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम, टेन्योर, ड्यूरेशन, इमोल्यूमेंट्स। जो आपके सर्विसेज होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई होती हैं, उसमें डिस्क्राइब होती हैं। फिर आपका 45 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसको अगर आप देखें तो इसका हो जाएगा ओनली वन, द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 646, सीनियरिटी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इज मेयरली अ डैश राइट। तो अगर आप इसको देखें इट इज़ अ सिविल राइट। जो सीनियरिटी होगा वो कौन सा राइट हो जाता है, आपका सिविल राइट हो जाता है। फिर आपको अगर हम 47 को देखें तो 47 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपहेल्ड that the description of the appointment of to a selection post as a promotion in the government later does not preclude the government from making the appointment on the basis of merit regardless of seniority। तो ये कहा गया है कि प्रमोशन से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज़ हैं या जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट और सीनियरिटी कर सकती है। तो ये कौन से केस में बताया गया था। तो 47 का अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इसका हो जाएगा डॉक्टर जय नारायण मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर 48 जो है वो कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इज़ टू प्रोवाइड डैश। तो इसके अगर ऑप्शंस आपको आप देखें तो इसका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, सोशल एंड लीगल, है ना। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इज टू प्रोवाइड सोशल एंड लीगल इक्वालिटी टू बी डिसएडवांटेज। फिर 49 आपका है वो द रूल विच स्टेट्स दैट अ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन अर्लियर दैन हिज सीनियर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन द फीडर ग्रेड shall necessarily be junior in the promoted category of such general category candidates is known as। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो इसमें होगा कैचअप। फिर अगर 50 नंबर क्वेश्चन को आप देखें विच ऑफ द फ्लोइंग क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज में बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास। तो इसका ऑप्शन होगा क्लॉज 4B। 16 का क्लॉज 4B जो है वो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज के बारे में एक सेपरेट क्लास को कंसिडर करने के लिए बताया जा रहा है। फिर आपको अगर 51 को देखें अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड
and its practice in any form is forbidden is the essence of which of the following articles of Indian Constitution. तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें तो आर्टिकल 17 जो है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 70 इज टॉकिंग अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आपका आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो कह रहा है Article 18 of the Indian Constitution gives the provision of abolition of titles. Which of the following are the provisions under abolition of titles? तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन होगा डी, है ना। मैं पढ़ देता हूँ सारे ऑप्शंस को। नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। फिर अगर हम देखें 53 को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा टू इंडियन सिटीजन्स। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा सी, आर्टिकल 19। आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड और भी सारे जितने भी आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, वो सारे आपके किस आर्टिकल 19 में गिवन है ना। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। 54 जो है वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, वो कह रहा है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फर्ड ऑन। तो उसमें आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो ए हो जाएगा, इंडियन सिटीजन्स हो जाएगा। फिर 55 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ द राइट्स दैट आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो 55 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 वो तीनों सही हैं। जैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फाइंड टू what are known as civil rights as distinguished from the political rights such as the right to vote or to hold any political office or the privileges of a chamber of the legislation. Next है article 19 of the Indian Constitution confers to what are known as natural or common law rights as the distinguished from rights which are created by a statute and must be exercised subject to the constitution imposed by it. फिर नेक्स्ट 19 आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ लाइफ। तो ये अगर आप सबको देखें तो तीनों जो है वो आपके सही हैं। फिर आर्टिकल 56 क्वेश्चन नंबर 56 वो कह रहा है, इन डिटरमाइनिंग द सब्सटैंटिव रीजनेबलनेस द कोर्ट हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू जज द रिस्ट्रिक्शन टू बी रीजनेबल। तो अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो सी जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। द रिस्ट्रिक्शन मस्ट हैव अ रेशनल कनेक्शन बिटवीन विद द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव बाय द लॉ। फिर आपका बी, द रिस्ट्रिक्शन imposed must not in excess of the mischief sought to be prevented or the object sought to be achieved by the law. फिर आपका 57 जो क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर कंसिडरिंग द constitutionality of a statutory provision upon a challenge on the alleged vice of unreasonableness of the restriction imposed by it. तो अगर इसके ऑप्शन को आप देखें तो आप पाएंगे कि जो आपका डी है वो आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। मैं इसको पढ़ देता हूँ, सारे इसके ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। द रेस्ट्रिक्शन sought to be imposed on fundamental rights guaranteed by Article 19 of Indian Constitution but must not be arbitrary or of an excessive nature so as to go beyond the requirement of felt need of the society and object sought to be achieved. Next है, there must be a direct and proximate nexus or a reasonable connection between the restriction imposed and the object sought to be achieved. No abstract or fixed principle can be laid down which may have universal application in all cases and all of them. तो ये जो है ये सारे गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे इनको ऑल ऑफ देम में इंक्लूड किया गया है। फिर 58 अगर क्वेश्चन को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज आर फाउंड टू बी करेक्ट।
तो इसको अगर हम देखें 58 को, तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए। सो द फ्रीडम कैनॉट बी क्लेम्ड बाय अ न्यूज़पेपर और अदर पब्लिकेशन रन बाय अ नॉन सिटीजन, and the freedom of press under our constitution is not higher than the freedom of an ordinary citizen, is subject to the same limitations as are imposed by article 19 clause 2 of the Indian constitution, and to those limitations only. फिर हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 59 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स एम्पावर्स द कोर्ट टू एडजस्ट द रीजनेबलनेस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इवन ऑन द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज ए कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अगर आप देखें तो आप पाएंगे इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्लॉज ए 1B of Article 19 of Indian Constitution guarantees the freedom of citizens to meet with each other in any number provided in the assembly is। तो अगर आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि आप इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी, पीसफुल एंड लार्ज, ये आंसर उसका होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, अगर आप इसके आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे कि ए एंड 1 एंड 2 हो जाएगा इसका। द राइट गारंटेड बाई आर्टिकल 19(1)(c इज एन ऑर्डिनरी राइट विच इज enjoyed बाई ऑल सिटीजन्स टू फॉर्म एसोसिएशन। सेकेंड है, इट हैज़ नो रेफरेंस टू अ राइट विच इज कन्फर्ड बाई अ particular statute to act as a member of a body which is the creation of the statute itself। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज आर कंसिडर्ड टू बी अनरीजनेबल। तो इसका आंसर अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉय टू बिकम अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ विच मे रिमेन इन फोर्स एन indefinite period at a pleasure of the executive authorities is an unreasonable restriction. See whether those who have a right to form an association will be kept away and the society shall be run by a ground of persons nominated by the government. There is a virtual deprivation of the right to association, and D है all of them, तो all of them इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर आप 63 क्वेश्चन नंबर को देखें तो उसमें पाएंगे, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, है ना। ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 19(1)(t। फिर 64 जो है वो कह रहा है, सर्विलांस इज नीडेड फॉर द लेजिटिमेट पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड इट्स प्रोसेस मस्ट नेसेसरली बी कॉन्फिडेंशियल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द कोर्ट में इंटरफेयर इन द पुलिस सर्विलांस। तो जो सर्विलांस है वो बहुत ही ज़रूरी होता है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और कोर्ट किस सिचुएशन में जो है पुलिस के इस सर्विलांस पे कंट्रोल कर सकता है या उसको मॉनिटर कर सकता है, तो ये 64 में कहा गया। तो 64 के अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे इसका 1 एंड 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वेयर इट इज़ sought to used for a purpose other than the detection of a crime, whether the surveillance is so excessive as to squeeze out the fundamental freedoms of all citizens or to offend the dignity of the individual। फिर 65, which of the following statements regarding the freedom of residence is are found to be correct। इसमें कहा गया है कि इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो बी ऑप्शन है 1 एंड 2 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंस द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ अ infringement of his right under the subclause 1(e) if his citizenship has been terminated by a law made by parliament under article 11। तो फिर आपका सेकंड जो है, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर। जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए ही, फॉरेनर के लिए या दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप के लिए नहीं है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 एंड 2। 66 जो है वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर एम्प्लॉयड अंडर आर्टिकल 19(1)(g ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अगर इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका डी हो जाएगा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इज आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर आप इसका ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, 1, 2 एंड 3। ऊपर जैसे आके आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। नो पर्सन शैल बी convicted of any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence। फिर है no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। फिर है आपका no person accused of any offence shall be compelled to witness against himself। तो 20 जो है आपका वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर ऑफेंस करता है तो उस टाइम का जो लॉ होता है सिर्फ और सिर्फ वही उसको उसके अगेंस्ट लग सकता है। फिर जो कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द ऑफेंस सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये कहता है कि एक आदमी जो है वो पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा, है ना। तो फिर आपका ऑप्शन 3 जो है वो कह रहा है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिम। कोई भी जो पर्सन है अगर उसी को उसके खिलाफ विटनेस बना दिया जाता है तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। फिर आपका 68 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट अक्यूज्ड इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। द क्लॉज गिव्स प्रोटेक्शन। तो 68 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड पी, कंपल्सन एंड प्रोहिबिशन। अगर आप देखें सॉरी इसका 68 का जो है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम, है ना, ऑल ऑफ देम हो जाएगा डी 68 का। टू अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना। फिर 69 को अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो ए हो जाएगा कंपल्सन वो इसका आंसर है, वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट हो जाता है। फिर आपका 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 70 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 2। ऑप्शंस में पढ़ देता हूं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट अपॉन पर्सनल लिबर्टीज बाय एग्जीक्यूटिव सिव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजंस देयर ऑफ। फिर आपका सेकंड है बिफोर अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड मस्ट नॉट बी डिपार्टेड फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ द पर्सन अफेक्टेड। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ए, 1 एंड 2। फिर 71 जो कह रहा है वो प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें तो इसका हो जाएगा बी, ऑल पर्सन्स। आप चाहे इंडियन सिटीजनशिप हो, इंडियन सिटीजन हो या फिर आप फॉरेनर हो, इंडिया में अगर आप हैं तो आपकी लाइफ की गारंटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेता है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको 72 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें तो इसको देखने के बाद आपका जो ए ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ। राइट ऑफ अ पर्सन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर और टू अनफेयर कंडीशंस ऑफ लेबर, राइट टू बॉन्डेड लेबर और टू रिहेबिलिटेशन आफ्टर रिलीज, राइट टू अ डिसेंट इन्वायरमेंट एंड अ रीजनेबल अकोमोडेशन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 73 इन विच ऑफ द केसेस डोमिसिलरी विजिट बाय द पुलिस विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ वॉज हेल्ड टू बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अज्यूमिंग दैट right of privacy was a fundamental right derived from the freedom of movement guaranteed by article 19(1)(d) of the Indian Constitution as well as personal liberty guaranteed by article 21। तो अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो बी ऑप्शन है खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर 74 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ अ पीनल लॉ इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसका ऑप्शंस को अगर आप देखें तो वो हो जाएगा ए 1 एंड 2। द प्रोसीजर विच वॉज आर्बिट्ररी, ऑपरेसिव और फैंसीफुल वॉज नो प्रोसीजर एट ऑल। फिर है द प्रोसीजर विच वॉज अनरीजनेबल कुड नॉट बी said to be in conformity with Article 14 because the concept of reasonableness permeated that article in toto। फिर 75 जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो आप पाएंगे आर्टिकल 22 इज टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन जो 76 है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सी जो ऑप्शन है 1 एंड 2 वो राइट है आपका। द पर्सन अरेस्टेड हैज़ अ राइट टू कंसल्ट अ लीगल एडवाइजर ऑफ हिज ओन चॉइस एवर सिंस द मोमेंट ऑफ हिज अरेस्ट एंड ऑल्सो टू हैव effective interview with the lawyer out of the hearing of the police, though it may be within their presence। फिर द राइट एक्सटेंस टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड वेदर अंडर द जनरल लॉ और अंडर स्पेशल स्टैट्यूट। कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो उसके अरेस्ट एट द मोमेंट ऑफ द अरेस्ट उस व्यक्ति को अपने वकील, अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे मिलने की अनुमति दी जाती है और ये उसको अधिकार है कि वो मिल के और वो जो भी उनको लीगल एडवाइस लेना है या जो भी उनको लीगल एड करना है वो कर सकते हैं। और पुलिस को भी ये वो उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको मिलने से मना नहीं कर सकते, है ना। तो ये उनको राइट होता है। फिर अगर आप देखें तो सेक्शन 77 जो है, क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो सी हो जाएगा, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जैसे कि हमने बात की तो अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है तो सबसे पहले उसको 24 आवर, विद इन 24 आवर में उसको सबसे नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसको उनके सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस को, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द ट्रैवलिंग, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ द जर्नी। जो आपका जर्नी का टाइम होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बट आपको 24, जैसे कि अगर आप मुंबई से लेके आ रहे हैं बिहार में, पटना में लेके आ रहे हैं, तो जो भी आपके जर्नी का टाइम रहा तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उसको छांट के आपको 24 घंटे में उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, जो कि कंसर्न मजिस्ट्रेट होंगे, उनके सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस को। अगर ऐसा नहीं होता है तो दे हैव टू गिव द रीजनेबल रीज़न फॉर दैट फॉर द डिले, कि उनसे लेट क्यों हुआ, उन्होंने लेट प्रोड्यूस क्यों किया, उसको एक रीजनेबल डिले बताना होगा पुलिस को इस मामले में। फिर आपका अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 78 तो ये कह रहा है द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज द मोस्ट चेरिस्ड एंड वैल्यूएबल राइट कन्फर्ड अपॉन द डिटेन्यू अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ देयर हैज़ बीन एनी इन्फ्रैक्शन ऑफ सच राइट द डिटेन्यू इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी 22 क्लॉज 5। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो अगर इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो बी हो जाएगा इसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर अगर 80 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसका हो जाएगा, इसको देखें अगर क्वेश्चन को पढ़े, लेबर और सर्विस एग्जैक्टेड बाय गवर्नमेंट और अ पर्सन इन पावर विदाउट गिविंग रेम्यूनरेशन फॉर इट इज टर्म्ड एज। तो 80 नंबर के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो बी हो जाएगा, बेगर। फिर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो 81 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो डी हो जाएगा। आर्टिकल 24 इज टॉकिंग अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट विच वॉज गिवन इन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 81। फिर आपका जो है 82 जो है वो कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 82 के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो ए है आर्टिकल 25 to 28 वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। फिर 83 है नथिंग इन आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ।
तो इसका अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो आप पाएंगे कि बी जो ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी which may be associated with the religious practice. And second, providing for social welfare and reform, or the throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus. फिर 84, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर फाउंड टू करेक्ट। तो 84 के अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे कि बी जो है बोथ आर करेक्ट, वो हो जाएगा। फिर 85 जो है वो कह रहा है अंडर आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो पाएंगे कि 85 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका जो हो जाएगा ऑल ऑफ देम हो जाएगा, है ना। 86 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसके अगर ऑप्शंस को अगर आप देखें 86 के तो आप पाएंगे कि सी जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 वो राइट हो जाएगा। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, द आर्टिकल डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ ए स्टेट टू एक्वायर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू रिलीजियस डिनोमिनेशन, द आर्टिकल डज नॉट क्रिएट राइट्स इन एनी डिनोमिनेशन और सेक्शन विच इट नेवर हैड। फिर है आर्टिकल 25 ए स्टेट्स दैट ऑल पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर 87 जो है वह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो 87 जो है उसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए जो ऑप्शन है 1 एंड 2 वो राइट हो जाएगा, है ना। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन को, अंडर दिस क्लॉज एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस बॉडी, बट it does prevent such property from being acquired by authority of law or to be assessed to land revenue. फिर है the right guaranteed by article 26C cannot be claimed after the ownership of a religious denomination is otherwise validly terminated. फिर आपका 88 freedom as to attendance at religious instruction or religious worship is in certain educational institution is the essence of which of the following articles of Indian Constitution. तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें 88 के तो आप पाएंगे कि सी ऑप्शन जो है आर्टिकल 28 इज द राइट आंसर। फिर 89 कह रहा है आर्टिकल्स 29 to 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट राइट्स। तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 89 जो है उसके ऑप्शन नंबर उसका जो ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ अ राइट ऑल ऑफ देम। So right of any section of citizens to conserve its own language, script or culture, or right to all religious and linguistic minorities to establish and administer educational institution of their choice, right of an educational institution not to be discriminated against in the matter of state aid on the ground that it is under management of minority and all of them। तो all of them इसका आंसर हो जाएगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है which of the following conditions for the applications of clause 1 of article 30 of Indian Constitution is are found to be correct। तो इसके अगर आप ऑप्शंस को देखें 90 के तो आप पाएंगे कि सी ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन को, इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ Article 30 clause 1 the community must show that it is a religious not linguistic minority and that the institution was established by it. Second, if an institution has been brought into being by a minority community, it matters not if the funds have been supplied by a single individual or by the community at large or whether members outside that community are also taking advantage of the institution. 91 जो है वो कह रहा है right to administrator may be said to consist of which of the following rights। तो 91 के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो डी जो है वो इट्स अ राइट आंसर। 1, 2 and 3 to choose its managing or governing body, not to be compelled to refuse admission to students, to use its properties and assets for the benefit of the institution। फिर है 92 which of the following articles of Indian Constitution the right to compulsory acquisition of property was mentioned before its deletion। तो अगर 92 के आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे कि बी ऑप्शन जो है आर्टिकल 31 वो जो है
डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, उसको हटा के जाके दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिफोर, और नाउ इट इज़ गिवन एन आर्टिकल 300 कैपिटल ए। आपको 300 आर्टिकल 300 ए में दिया गया है, एट्स अ लीगल राइट ओनली, है ना। 19(3) में जो क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल इवन आफ्टर इट्स डिलीशन बाय 44th अमेंडमेंट। तो 93 के अगर ऑप्शंस को आप देखें तो ए जो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, वो उसका आंसर हो जाएगा। फॉर 94 जो सब क्लॉज 1A ऑफ आर्टिकल 31A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंसीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 के ऑप्शंस को अगर आप देखें तो उसका हो जाएगा बी, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन एन स्टेट। 95 के अगर क्वेश्चन को आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके अगर ऑप्शंस को आप देखें तो आप पाएंगे कि ए जो हो जाए, ए ऑप्शन जो है 1 and 2 इज अ राइट आंसर। टेकिंग ओवर मस्ट बी फॉर अ लिमिटेड एंड नॉट be an indefinite period of time or amount to acquisition, and it must be either in the public interest or in order to secure the proper management of the property which must be objectivity established. 96 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है which of the following statements regarding the object of the article 31B of Indian Constitution is found to be correct। अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो डी ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 31 क्लॉज आर्टिकल 31B हैज़ बीन इंसर्टेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट कॉशन टू सेव द पर्टिकुलर एक्ट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल दैट एनी of those acts is void for contravention of any fundamental right। And second है article 31B is not illustrative of the rule contained in article 31 but stand independent of it and validates certain acts specified in the 9th schedule though the compensation provided was not real or adequate। तो 96 का जो हो जाएगा आंसर आपको डी हो जाएगा बोथ 1 and 2। 97 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर इसके ऑप्शंस को आप देखें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो हो जाएगा, और ये आपका गिवन है आर्टिकल 32 में। मैं एक चीज़ आप ये बताना चाहूँगा, वंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दैट आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आप हाई कोर्ट जाते हैं PIL लेके अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप अंडर आर्टिकल 32 जाते हैं कोई भी PIL लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है अपार्ट फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसेस विच इज़ द permanent though, but apart from that it is the extraordinary jurisdiction of the high courts and supreme court to take the cognizance of the matter directly, and there are suo motu cognizance। It has been seen that supreme court and high courts have taken the suo motu cognizance of the various matters and decided the various matters which is very needed in the society at the time। सो ये चीज़ है, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो आर्टिकल 32 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं कभी आपको अगले वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, मैं आपको आर्टिकल 32 और 226 के डिफरेंस और उनसे रिलेटेड जितनी जानकारियाँ मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको अगर आप क्वेश्चन नंबर 98 को देखें, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स अकॉर्डिंग टू द राइट to constitutional remedies, which of the following writs can be issued by the Supreme Court for the enforcement of any of the fundamental rights। तो अगर इसका ऑप्शंस को आप देखें तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटी एंड ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा आंसर इसका। फिर है 99 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप देखें 99 के तो आप पाएंगे कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। नो क्वेश्चन अदर दैन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट विल बी डिटरमाइंड इन अ प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ द वैलिडिटी ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट इज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स अदर than the contravention of fundamental rights, the court would not entertain the challenge of a proceeding under Article 32 of the Indian Constitution। The court will not interfere with the finding of fact whether it was based on just and reasonable satisfaction and was not perverse।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे तो आप पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाट द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो अगर इस ऑप्शंस को आप देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन जो बी है ऑल आर करेक्ट, वो उसका राइट आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गिव अ डिक्लेरेशन विच विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस टू द petitioner and the Supreme Court will not issue damages which are available in only in a suit। फिर आपको कहा गया है in the absence of adequate materials the court would not enter into the political arena which should be property dealt with by the government। तो अगर आप 101 क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस इट इज द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको अगर आप 101 के ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे बी जो है आर्टिकल 33 इज द राइट आंसर। फिर आपको 102 जो है आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज in part 4 unless the context otherwise requires the state has the same meaning as in the part 3rd which of the following statements regarding the definition of the state is are found to be correct। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सी जो है इसका वो इट्स अ राइट आंसर बोथ 1 and 2। फिर आपको अगर 103 देखेंगे तो आप पाएंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट द डायरेक्टिव्स डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 36 to 51 इज़ द DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल राइट से, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 103 को अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ देम। ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ। द डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफिएबल राइट्स इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल्स। द डायरेक्टिव रिक्वायर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय legislation and so long as there is no law carrying out the policy down in the directive neither the state nor an individual can violate any existing law or legal right under the color of the following directive। next है the courts are not competent to compel the government to carry out any directive to or to make any law for that purpose। फिर आपका 104 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव्स DPSP इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। अगर इसके ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 104 का ऑप्शन है वो ए जो ऑप्शन है 1 and 2 वो इट्स अ राइट आंसर। इवन दो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में cause hardship to a few individuals, it should be upheld in a large interest of the community and in view of the absolute provision of the consumption of the liquor in Article 47 there cannot be any fundamental right to manufacture to sell to and sell intoxicating liquor। फिर अगर आप देखें 105 को which kinds of justice have been mentioned in Article 38 in part 4 of the Indian Constitution, तो आप पाएंगे कि इसके ऑप्शंस को देखने के बाद कि जो इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम इट्स अ राइट आंसर, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर 106 में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ए इट्स अ राइट आंसर 1, 2 and 3। फिर आपका है 107 विच ऑफ द फॉलोइंग directives has been given the Supreme Court for the welfare of the children according to the clauses E, F of the Article 39 of the Indian Constitution। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो 107 इट्स डी जो है इट्स अ राइट आंसर। फिर राइट टू वर्क 108 में कह रहा है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस इन एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बी जो ऑप्शन है 41 इट्स अ राइट आंसर। 109 को अगर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इसके ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 109 का जो राइट आंसर है वो सी होगा 1 and 2। फिर लिविंग वेज एट्सेट्रा फॉर द वर्कर्स हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इसको देखेंगे तो बी जो है 43 इज द राइट आंसर। फिर आपका 111 जो है वो कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसको आप देखेंगे ऑप्शंस को उसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 43 कैपिटल ए इज टॉकिंग अबाउट द लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगर आप
111 हमने बात की ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके सी ऑप्शन जो है 44, यूसीसी जो है वो 44 में गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। यूसीसी जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और उसको फुल फॉर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। इट्स गिवन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम 113 की बात करें, 113 की बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ इज आर करेक्ट। तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए जो ऑप्शन है, ए 1 एंड 2, इट्स अ राइट आंसर। मैं पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 47 मेक्स इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सेकेंड, इन केस ऑफ नीड द लोकल अथॉरिटी शुड अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट लोन और एड एंड द latter शुड अप्लाई द मनी रिक्वायर्ड इन व्यू ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 47। लास्ट जो है आपका 114, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली इन द गिवन कॉलम्स। हमें मैच करना है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ देम, इट्स अ राइट आंसर, है ना। अगर आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन अंडर आर्टिकल 50, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज गिवन अंडर 51, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज गिवन अंडर आर्टिकल 49। तो जो सबके सामने जो राइट आंसर दिए गए हैं, इसके लिए ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे विश्वास है, आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस ईजिली। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।